So, I welcome you all to another part and the most important part of the topic sleep, which is known as the sleep disorders, right? And as promised, I have completed the entire sleep portion of UGC Net Psychology, and I can assure you that if you study all my YouTube videos of sleep, you will be able to do the questions, to solve the questions, and also the entire unit of sleep portion of biopsychology. At least the sleep part will be prepared. Also, I'll be bringing questions also, but first let's discuss part 3 of sleep, which is sleep disorders. So I have already discussed the stages of sleep, the circadian rhythm, and the third part is sleep disorder. तो चलिए आज हम पढ़ते हैं sleep disorder. And शुरू करने से पहले थोड़ा सा लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, कर दीजिएगा, ताकि मोर पीपल कुड व्यू माय चैनल, दे कुड व्यू माय वीडियो, दे कुड गेट हेल्प फ्रॉम माय वीडियो. तो थोड़ा सा शेयर कर दीजिएगा. एंड अगर एंडिंग में एंड होते होते अगर आपको मेरा वीडियो, मेरी इन्फॉर्मेशन सब कुछ पसंद आए तो बिल्कुल इसको लाइक भी कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, एंड डू कमेंट ऑल्सो. प्लीज़ वन थिंग आई वांट टू टेल कि आप थोड़ा सा पीपीटी पे ज़्यादा फोकस मत करो कि किस तरीके की पीपीटी बनी है, अच्छी बनी है, ख़राब बनी है, बिकॉज आई एम मोर इंटरेस्टेड इन गिविंग यू डिटेल्स, आई एम मोर इंटरेस्टेड इन प्रेजेंटिंग माई इन्फॉर्मेशन टू यू. आप तक इन्फॉर्मेशन पहुंचना ज़्यादा ज़रूरी है, आप तक मेन पॉइंट्स पहुंचना बहुत ज़रूरी है, rather देन कि पीपीटी कैसी है. सो बट येस, आई विल अश्योर यू कि जो भी इंफॉर्मेशन इसमें है, ऑल ऑफ दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, तो चलिए, नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम आगे बढ़ते हैं. तो आज का टॉपिक है स्लीप डिसऑर्डर. अब सबसे पहली चीज़ तो स्लीप डिसऑर्डर्स को आपको ये समझना होगा कि जो स्लीप डिसऑर्डर्स होते हैं वो कॉम्प्लीमेंट्री कैटेगरीज में फॉल करते हैं. इनमें से कॉम्प्लीमेंट्री एक होता है इंसोमैनिया एंड एक होता है हाइपरसोमनिया. ठीक है, इंसोमेनिया क्या होता है? ऑल डिसऑर्डर्स ऑफ इनिशिएटिंग एंड मेंटेनिंग स्लीप. इसमें सारे डिसऑर्डर्स होते हैं जो किससे रिलेटेड होते हैं, इन्हें मतलब कि वहां पर आपकी स्लीप इनिशिएट नहीं हो पा रही है ना, या आपकी स्लीप मेंटेन नहीं हो पा रही है, तो आपको इंसोमेनिया. आपने सुना भी होगा कि बहुत लोगों को नींद नहीं आती रात में, वो जगते हैं, वो नींद उनको जागते रहते हैं, उनको नींद नहीं आ रही है, वो अपनी नींद को इनिशिएट का मतलब होता है नींद आ ही नहीं रही है, एंड मेंटेन मतलब कि वो ज़्यादा समय तक सो नहीं पाते. तो क्या है इंसोमेनिया? क्या है कि ना ही वहाँ पर स्लीप इनिशिएट हो पा रही है और ना ही मेंटेन हो पा रही है, तो इसको कहते हैं इंसोमेनिया. और हाइपरसोमनिया क्या होता है? डिसऑर्डर्स ऑफ एक्सेसिव स्लीप. अब इसमें आपको इतनी नींद आती है कि आपसे ज़्यादा कोई काम नहीं हो पाता है, राइट? तो क्या होता है, आपका वोल्टेज हमेशा हाई रहता है. इफ़ यू हैव स्टडीड द स्लीप वाला पोर्शन, अगर आपने फ्रीक्वेंसी और मेरा वो वीडियो देखा होगा, तो मैंने आपको बताया भी था कि जब हम वेकफुलनेस स्टेट पर होते हैं तो हमारा वोल्टेज लो रहता है, लेकिन जब हम सोते हैं तो हमारा वोल्टेज हाई हो जाता है ना, और लो वेव्स होती है. तो ये देखिए, इसी तरह इफ़ यू रिमेंबर, अगर हम इसी तरह चीज़ों को याद करेंगे ना, तो इस तरह आप रिवाइज कर सकते हैं चीज़ों को. ठीक है, तो अब चलिए, अब उस पे ना जाके हम इस पे ही रहते हैं. दिस वॉज जस्ट अ काइंड ऑफ रिविजन विच आई वॉज डूइंग. इंसोमेनिया क्या है? यहाँ पर आपको इनिशिएट करने में, स्लीप मेंटेन करने में दिक्कत आती है, और हाइपरसोमनिया में आपको एक्सेसिव स्लीप का डिसऑर्डर होता है या बहुत नींद आती है. और एक थर्ड मेजर क्लास ऑफ स्लीप डिसऑर्डर विच इज़ लोगों को पता नहीं है, या हम बहुत अच्छे से पढ़ते नहीं हैं क्लैरिटी के संग, तो अब दिक्कत आती है. बट जो थर्ड मेजर क्लास है स्लीप डिसऑर्डर्स का, इसमें वो सारे डिसऑर्डर आते हैं जो स्पेसिफिकली रेम स्लीप डिसफंक्शन से रिलेटेड है. इट इज़ बेसिकली रिलेटेड टू रेम स्लीप डिसफंक्शन. ठीक है, अब आ जाते हैं इंसोमेनिया, पढ़ते हैं. अब बहुत सारे ऐसे केसेस हैं इंसोमेनिया के जो iatrogenic होते हैं. iatrogenic का मतलब होता है फिजिशियन क्रिएटेड. होता क्या है यहाँ पे, इसको क्यों बोल रहे हैं कि क्यों वो iatrogenic होता है, वाई इंसोमेनिया इज फिजिशियन क्रिएटेड?
क्योंकि वो आपको स्लीपिंग पिल्स देते हैं, ठीक है। क्योंकि हम क्या करते हैं, हमें अगर स्टार्टिंग में थोड़ी सी नींद नहीं आ रही है, हम फिजिशियन के पास चले गए कि हमें नींद नहीं आ रही है। अब वो नींद ना आने का कारण तो बहुत कुछ हो सकता है, राइट। आपको किसी तरीके की टेंशन हो सकती है, आपको किसी तरीके का कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, इट कुड बी पॉसिबल, राइट। बट जब हम फिजिशियन के पास चले जाते हैं तो वो हमें क्या दे देते हैं, स्लीपिंग पिल्स दे देते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल बेंजोडाइज़पाइन। अब देखिए, नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट कि इस तरीके के ड्रग्स में दिस इज अ काइंड ऑफ, ये एक ड्रग है ना, इट इज अ काइंड ऑफ अ ड्रग ओनली। तो ये यूजुअली फिजिशियंस प्रिस्क्राइब करते हैं। ये इस वजह से इंसोमेनिया के कॉज हैं। क्यों है, अब इसका कारण भी जान लो कि पहले क्या होता है, ये जो हिप्नोटिक ड्रग्स होते हैं ये तो बहुत इफेक्टिव होते हैं नींद आने में, लेकिन फिर क्या होता है, पेशेंट इसमें एकदम ट्रैप हो जाता है और उसके अंदर एक टॉलरेंस हो जाता है, उस ड्रग को लेकर एक टॉलरेंस लेवल डेवलप हो जाता है ना। और टॉलरेंस लेवल क्या होता है, आपने पढ़ा होगा कि दो सिम्टम होते हैं ना सब्सटेंस अब्यूज में भी, इफ यू हैव स्टडीड, की टॉलरेंस और विड्रॉल। तो टॉलरेंस क्या होता है कि अगर हमने एक पिल खाई और हम पिल्स में भी एमजीज होती है कि ये कम एमजी फिर ज़्यादा एमजी, तो हम कम एमजी की पिल खा रहे हैं स्टार्टिंग में, हमें नींद आ जा रही है, लेकिन फिर जब हम उसको कंटिन्यू खाते हैं तो वो एक टॉलरेंस लेवल हम डेवलप कर लेते हैं, एंड देन हमें उस 5 mg की मेडिसिन से नींद नहीं आती, फिर हमें और 10 mg चाहिए होती है या 15 mg चाहिए होती है दवा की। तो ये क्या है कि हमें अब हमारे अंदर एक टॉलरेंस लेवल डेवलप हो गया है कि प्रोग्रेसिवली हमें और ज़्यादा चाहिए टू प्रोड्यूस इट्स ओरिजिनल हिप्नोटिक इफेक्ट, यानी वही इफेक्ट वापस लाने में के लिए हमें और ज़्यादा ड्रग्स की ज़रूरत है। या हो सकता है, ये भी पॉसिबल है, अगर आप mg का एग्जाम्पल नहीं भी लो, इफ़ यू डोंट टेक mg एज एन एग्जाम्पल टू एक्सप्लेन टॉलरेंस, तो हम ये भी एग्जाम्पल ले सकते हैं कि स्टार्टिंग में हमने एक स्लीपिंग पिल खाई, लेकिन धीरे 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 जब टॉलरेंस डेवलप हो गया तो अब उस एक पिल से हमें नींद नहीं आ रही है, बट हमें उसके लिए 2-3 पिल्स चाहिए। तो ये टॉलरेंस होता है। और फिर क्या होता है, सून द पेशेंट कैन नॉट स्टॉप टेकिंग द ड्रग विदाउट रनिंग द रिस्क ऑफ एक्सपीरियंसिंग विड्रॉल सिम्टम। अब विड्रॉल सिम्टम क्या है कि उसके बाद आप वो ड्रग लेना बंद नहीं कर पाते हैं, क्योंकि अगर आपने वो ड्रग लेना बंद कर दिया तो आपको नींद नहीं आएगी। ये क्या है, ये विड्रॉल सिम्टम है कि आप उससे हट नहीं पा रहे हैं, आप उसको लेना छोड़ नहीं पा रहे हैं। सो दिस इज विड्रॉल सिम्टम। तो ये बेसिकली क्या है, ये फिजिशियन क्रिएटेड होता है। कभी कभी क्या होता है, यू मस्ट हैव स्टडीड, कभी आपने देखा भी, कभी आपने सुना होगा कि कुछ लोगों को फॉर एग्जाम्पल जैसे डिप्रेशन हो रहा है, राइट, एंड उनको नींद नहीं आ रही है। तो होता क्या है कि इंस्टेड ऑफ टेकिंग डिप्रेशन पिल, पहले तो वो जाते नहीं हैं टू अ साइकोलॉजिस्ट या साइकेट्रिस्ट, वो सीधा फिजिशियन के पास चले जाते हैं। फिजिशियन को अगर हम बता रहे हैं मैं नींद नहीं आ रही, उसने आपको स्लीपिंग पिल दे दी, उसने आपको क्या किया, उसने आपको एक आदत डलवा दी, तो इसको कहते हैं iatrogenic फिजिशियन क्रिएटेड। तो मेनली इंसोमेनिया का कॉज ये माना गया है कि ये फिजिशियन क्रिएटेड है। और सबसे इफेक्टिव ट्रीटमेंट इसका होता है स्लीप रिस्ट्रिक्शन थेरेपी। स्लीप रिस्ट्रिक्शन थेरेपी में क्या होता है कि पहले जो द अमाउंट ऑफ टाइम जो आपको अलाउ होता है कि आप इतना बेड में बिताइए, वो रिड्यूस, जैसे होता है ना कि बोला जाता है, ये भी पढ़ा होगा कि अगर आपको नींद नहीं आ रही है तो आप बिस्तर पे मत रहिए, आप कुछ ना कुछ करते रहिए। तो स्लीप रिस्ट्रिक्शन में यही होता है कि जो आप वक्त बेड पे लेट के गुजार रहे हैं वो कम कर दिया जाता है। फिर एक स्लीप रिस्ट्रिक्शन के बाद वो ग्रेजुअली इंक्रीज किया जाता है, राइट, जैसे जैसे स्लीप लेटेंसी आपकी नॉर्मल रेंज में आ जाती है। तो इससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है ट्रीटमेंट से। अब कुछ इंसोमेनिया में मेडिकल कॉजेज भी इन्वॉल्व होते हैं। देयर आर सम केसेस ऑफ इंसोमेनिया जिसमें मेडिकल कॉज भी होते हैं। जैसे अगर आपको इंसोमेनिया है ना, तो उसमें क्या है, मेडिकल कॉज की वजह से भी है। जैसे स्लीप एपनिया, स्लीप एपनिया इज वन सच कॉज। पेशेंट अगर स्लीप एपनिया है किसी पेशेंट को, तो स्लीप एपनिया में क्या होता है कि आप ब्रीदिंग जो है आपकी रुक जाती है बहुत बार, और हर बार वो पेशेंट अवेकन हो जाएगा, फिर वो ब्रीथ करने लगेगा, फिर वो स्लीप में आ जाएगा। तो क्या हुआ, इंसोमेनिया हुआ। धीरे धीरे आपकी जब ब्रीथ रुक रही है, आपकी नींद डिस्टर्ब हो रही है, जैसा कि स्टार्टिंग में ही आपने पढ़ा था कि इस नींद इनिशिएट होने में एंड मेंटेन होने में जब प्रॉब्लम होती है, दोनों इंसोमेनिया है। तो यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ पे नींद आपकी
इनिशिएट हो गई बट मेंटेन नहीं हो पा रही है, क्योंकि एवरी टाइम यू आर एक्सपीरियंसिंग ब्रेथलेसनेस, आपको ब्रेथलेसनेस हो रही है, आपको सांस नहीं आ रही है, आप बार बार उठ जा रहे हैं और फिर आप सोने लग रहे हैं। तो इंसोमेनिया में इसीलिए वर्ड्स पकड़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। स्लीप इनिशिएट हो गई लेकिन मेंटेन नहीं हुई ना, तो फिर इंसोमेनिया है। तो स्लीप एपनिया क्या है? स्लीप एपनिया भी एक इंसोमेनिया एक केस हो सकता है इंसोमेनिया का, उसमें मेडिकल कॉजेज होते हैं, जो इसमें से एक कॉज है स्लीप एपनिया। ठीक है, इससे क्या होता है कि आप बहुत खराब नींद आपकी होती है और आपको इंसोमेनिया हो सकता है। हाउ कुछ पेशेंट्स होते हैं जो टोटली इसके बारे में अनअवेयर होते हैं और वो एक्सेसिव स्लीपनेस की कंप्लेन करने लगते हैं, जिससे हाइपरसोमनिया, क्योंकि अगर आप रात में नहीं सो रहे हो, आप दिन में सोने लगते हो, तो उससे आपको क्या प्रॉब्लम हो जाती है? हाइपरसोमनिया। अब हाइपर का मतलब क्या होता है? हाइपर सही आपको पता है, हाइपर मतलब ज़्यादा होना। हम कहते हैं ना, अरे इतना हाइपर क्यों हो रहे हो, तो हाइपर मतलब बहुत ज़्यादा होना। तो इसमें सोमनिया मतलब नींद, तो हाइपरसोमनिया मीन्स बहुत नींद आना। ठीक है, अब स्लीप एपनिया डिसऑर्डर्स क्या है? दो तरीके के होते हैं। एक होता है ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया। इसमें क्या होता है कि आपका जो रेस्पिरेटरी पैसेज होता है ना, उसमें ऑब्स्ट्रक्शन होता है। एटोनिया, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैच द कॉलम में भी आ चुका है। आई वुड वांट टू टेल यू कि ये मैच द कॉलम में पूछा था। एटोनिया का मतलब क्या होता है? ये लैक ऑफ मसल टोन, आपको फीलिंग नहीं हो रही है मसल्स में। एंड ऑफन अकर्स इंडिविजुअल्स हुआ विग्र, और ये किस में होता है? ये बेसिकली उसमें जो बहुत खराटे मारते हैं, है ना। तो ये ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया क्या होता है कि जब आपका रेस्पिरेटरी पैसेज ऑब्स्ट्रक्ट हो चुका है, आप सांस नहीं ले पा रहे हैं अच्छे से, या आपकी देयर इज अ लैक ऑफ मसल टोन, है ना। और ये जो विग्नस, फिर हम क्या करते हैं? हम खराटे मारने शुरू कर देते हैं। और दूसरा है स्लीप एपनिया, सेंट्रल स्लीप एपनिया। इसमें क्या होता है कि आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है वो रेस्पिरेशन स्टिमुलेट ही नहीं कर पा रहा है। तो ये दो तरीके के स्लीप एपनिया होते हैं। दो अदर कॉजेज भी माने गए हैं इंसोमेनिया के, वो क्या है? वो लेग से रिलेटेड है। इसमें क्या होता है? पीरियोडिक लिम्ब मूवमेंट डिसऑर्डर एंड रेस्टलेस लेग सिंड्रोम। ये क्या है? पीरियोडिक लिम्ब मूवमेंट डिसऑर्डर क्या है? इसमें पीरियोडिक इनवॉलेंट्री मूवमेंट होते हैं, आपका लेग्स में एक मूवमेंट होगा। एंड बहुत सारे ऐसे जो हैं पेशेंट्स जिनको ये डिसऑर्डर होता है, तो वो पुअर स्लीप और डे टाइम स्लीपनेस की कंप्लेन करते हैं, बट उनको इस प्रॉब्लम के बारे में नहीं पता होता कि उनको क्या हो रहा है। दे आर अनअवेयर ऑफ दिस प्रॉब्लम, राइट। और रेस्टलेस लेग सिंड्रोम में क्या होता है? दे आर ऑल टू अवेयर ऑफ देम। अब देखिए ना, दिस इज अ डिफरेंस, ठीक है, कि पीरियोडिक लिम्ब मूवमेंट डिसऑर्डर जो हो रहा है उसमें हम अनअवेयर हैं कि क्या हो रहा है मेरे साथ, और हमें ऐसा लगता है कि हम रात में सोए नहीं तो हमें बस नींद आ रही होती है दिन में, लेकिन हम अनअवेयर होते हैं अबाउट द नेचर ऑफ द प्रॉब्लम। लेकिन रेस्टलेस लेग सिंड्रोम में क्या है? हम इसके बारे में पूरी अवेयर होते हैं। हम दे कंप्लेन ऑफ हार्ड टू डिस्क्राइब टेंशन, ठीक है, मतलब वो कहते हैं कि हम टेंशन को वो उतना बता नहीं पाते हैं, या उनको लेग्स में अनईजीनेस होने लगती हैं और इस वजह से वो सो नहीं पा रहे हैं। ठीक है, और ये दोनों डिसऑर्डर्स क्या होते हैं? क्रॉनिक होते हैं। क्रॉनिक मतलब क्या होता है? लॉन्ग टर्म होना। अब आ जाते हैं नार्कोलेप्सी पे। नार्कोलेप्सी हाइपरसोमनिया है। हाइपरसोमनिया का मतलब बहुत नींद आना। इसमें क्या होता है? फ्रीक्वेंट पीरियड ऑफ स्लीपनेस होती है। देयर इज अ फ्रीक्वेंट पीरियड, बहुत जल्दी जल्दी नींद आती है। स्ट्राइक्स अबाउट 1% इन 1000। फैमिलीज में भी होता है, बट ऐसे भी होते हैं कि अगर कोई भी नहीं है तो भी आपको हो गया, ऐसा भी होता है। कोई भी ऐसी जीन नहीं फाउंड है अभी तक में। नार्कोलेप्सी के 4 मेन सिम्टम होते हैं। अब ये सिम्टम आपको एकदम रट लेने होंगे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पूछता है। सारे पेशेंट्स को ऐसा ज़रूरी नहीं कि सारे हों, बट ये 4 होते हैं। एंड ईच ऑफ दीज सिम्टम्स कैन बी इंटरप्रेटेड एज एन इंट्रूजन ऑफ अ रेम लाइक स्टेट इनटू वेकफुलनेस। पहला क्या है? ग्रेजुअल और सडन अटैक्स ऑफ स्लीपनेस ड्यूरिंग द डे। वही बात हो गई कि बहुत ज़्यादा नींद आ रही है, हम बहुत ज़्यादा, हमें लगता है कि डे टाइम में स्लीपनेस हो रही है। ओकेजनल कैटाप्लेक्सी क्या है? एन अटैक ऑफ मसल वीकनेस। हमारे हमें लगता है कि हमारी मसल्स बहुत वीक हो रही है वाइल द पर्सन रिमेन्स अवेक, मतलब हम जगे हुए हैं और हमें लगता है कि मसल वीकनेस हो रही है। कैटाप्लेक्सी में बहुत स्ट्रॉन्ग इमोशंस होते हैं, जैसे कि एंगर, ग्रेटर एक्साइटमेंट। ठीक है, मतलब एक मैन सडनली कोलैप्स हो चुका है अपने खुद की वेडिंग सेरेमनी में, इतना ज़्यादा उसका स्ट्रॉन्ग इमोशन होता है। तीसरा क्या है? स्लीप पैरालिसिस। इसमें क्या होता है कि आप मूव नहीं कर पाते। ठीक है, जब आप जग रहे हो वाइल फॉलिंग अस्लीप या वेकिंग अप, तो आप मूव नहीं कर पा रहे हो।
ठीक है, कुछ लोग ओकेजनली स्लीप पैरालिसिस को वो करते हैं एक्सपीरियंस, बट जो लोग नार्कोलेप्सी में होते हैं, जिनको नार्कोलेप्सी होता है, दे एक्सपीरियंस इट मोर फ्रीक्वेंटली। और चौथा क्या है, हिप्नोगैगिक हेलुसिनेशंस। इसमें क्या होता है, ड्रीम लाइक एक्सपीरियंसेस होते हैं। हेलुसिनेशंस पता होगा आपको, इफ यू हैव स्टडीड हेलुसिनेशंस, हेलुसिनेशंस में क्या होता है कि जो हम इमेजिन कर रहे हैं, जो हम देख रहे हैं, वो सच नहीं होता, राइट। तो इसमें हिप्नोगैगिक हेलुसिनेशंस क्या है कि ड्रीम लाइक एक्सपीरियंसेस होना, और आप रियलिटी से चीज़ों को डिस्टिंग्विश नहीं कर पा रहे हो, और ये ऑनसेट ऑफ स्लीप में आता है। इसमें क्या होता है, नार्कोलेप्सी रिजल्ट्स फ्रॉम एन एबनॉर्मलिटी इन द मैकेनिज्म्स दैट ट्रिगर रेम स्लीप, यानी जो रेम स्लीप जिससे होती है, जो मैकेनिज्म्स हैं थ्रू विच रेम स्लीप इज अकरिंग, उसमें एबनॉर्मलिटी आ जाती है, ठीक है। और अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अनलाइक नॉर्मल पीपल, नार्कोलेप्टिक्स ऑफन गो डायरेक्टली इनटू रेम स्लीप व्हेन दे फॉल अस्लीप। जैसे आपने इफ़ यू हैव आपने वीडियो मेरा पढ़ा होगा, पहला वीडियो देखिएगा स्टेजेस ऑफ स्लीप में, कि एक 90 जो स्लीप साइकिल होती है वो 90 मिनट्स की होती है, तो आप डायरेक्टली वहाँ रेम स्लीप में नहीं जाते हो। बट नार्कोलेप्टिक्स जो होते हैं, जो नार्कोलेप्सी से सफ़र करते हैं लोग, उनको नार्कोलेप्टिक्स बोलते हैं, तो वो लोग डायरेक्टली रेम स्लीप में चले जाते हैं जब वो सोते हैं तो। एंड सेकेंड और थर्ड नार्कोलेप्टिक्स क्या है कि वो उनको ड्रीम लाइक स्टेट होती है। तो सेकेंड क्या है डिफरेंस, कि उनको ड्रीम लाइक स्टेट्स होती है एंड लॉस ऑफ मसल टोन ड्यूरिंग वेकफुलनेस। तो जो रेम स्लीप के जो मैकेनिज्म्स हैं उसमें जो है एबनॉर्मलिटी आना। अब क्या है, ओरेक्सिन क्या होता है, ओरेक्सिन इज अ पेप्टाइड, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें माइंड इट, इसमें सारी इंफॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑल ऑफ दीज आर आस्क्ड। ओरेक्सिन क्या है, एक पेप्टाइड है जो आपके वेकफुलनेस को मेंटेन रखता है। तो जाहिर सी बात है, अगर ओरेक्सिन की कमी हो रही है तो ऑफ कोर्स आपको नींद ज़्यादा आएगी, क्योंकि ओरेक्सिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर वेकफुलनेस। आपको जगाए रखने के लिए ओरेक्सिन ज़रूरी है। अब ये जो सेल्स होते हैं लेटरल एंड पोस्टीरियर न्यूक्लियाई ऑफ हाइपोथैलेमस में, ये इस पेप्टाइड को रिलीज करते हैं। तो ये भी ज़रूरी है कि ओरेक्सिन को कौन रिलीज करता है, जो सेल्स लेटरल और पोस्टीरियर न्यूक्लियाई ऑफ हाइपोथैलेमस में होता है। पीपल विथ नार्कोलेप्सी हैव अटैक्स ऑफ स्लीपीनेस ड्यूरिंग द डे, और जो लोग नार्कोलेप्सी के उसमें होते हैं उनको डे टाइम में नींद आती है। इट इज नार्कोलेप्सी इज एसोसिएटेड विद डेफिशिएंसी ऑफ पेप्टाइड न्यूरोट्रांसमीटर ओरेक्सिन। वही बात हो गई कि ओरेक्सिन क्या है, वेकफुलनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, आपको जगाए रखने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन अगर इसकी डेफिशिएंसी हो गई तो आपको नींद ज़्यादा आ रही है, और अब नींद ज़्यादा आ रही है तो नार्कोलेप्सी है। ड्यूरिंग स्लीप एनहांस्ड रिलीज ऑफ गाबा लिमिट्स न्यूरोनल एक्टिविटी। जब आप सो रहे होते हैं तो आपका जो गाबा होता है वो न्यूरोनल एक्टिविटी को क्या करता है, enhanced release of this limits neuronal activity. GABA क्या है, if you have studied GABA, it is an inhibitory neurotransmitter, ठीक है। GABA जो होता है वो inhibitory neurotransmitter होता है हमारी बॉडी में, ओके। तो ये जो GABA होता है, if you have studied, अगर GABA के बारे में पढ़ा होगा तो ये inhibitory, this also I'll bring, all of these I'll bring, ठीक है। तो एमिनोट्रोबाइट्रिक एसिड होता है, ये न्यूरोनल एक्टिविटी को लिमिट करता है और आपके एक्टिवेशन को ब्लॉक कर देता है। क्यों करता है, क्योंकि वो एक इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है। अब इसका कभी कभी जो सप्रेशन होता है वो एक ब्रेन एरिया में ज़्यादा होता है देन अनदर, दैट इज स्लीप कैन अकर इन वन ब्रेन एरिया एंड नॉट अनदर एट अ गिवन टाइम। अब ओरेक्सिन कहाँ सिंथेसाइज होता है ब्रेन में, ये भी एक बड़ा क्वेश्चन है। तो जो ओरेक्सिन होता है वो न्यूरॉन्स सिंथेसाइज करते हैं इन द रीजन ऑफ हाइपोथैलेमस। तो ओरेक्सिन कहाँ पर सिंथेसाइज हो रहा है, हाइपोथैलेमस में हो रहा है, दैट इज लिंक्ड टू द प्रमोशन ऑफ वेकफुलनेस। पोस्टीरियर हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस में भी एक जगह है दैट इज पोस्टीरियर हाइपोथैलेमस। ओरेक्सिन प्रोड्यूसिंग न्यूरॉन्स ये डिफ्यूज करता है थ्रू आउट द ब्रेन, बट दे शो मेनी कनेक्शन विथ न्यूरॉन ऑफ अदर वेकफुलनेस प्रमोटिंग एरिया। लेकिन ये क्या करता है कि ये दूसरे न्यूरॉन्स के संग भी अपना एक कनेक्शन शो करता है अदर वेकफुलनेस के एरियाज में, ठीक है। जैसे रेटिकुलर फॉर्मेशन, तो रेटिकुलर फॉर्मेशन इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर वेकफुलनेस, ये याद रखना। तो ओरेक्सिन कहाँ पर सिंथेसाइज हो रहा है, हाइपोथैलेमस में हो रहा है, और हाइपोथैलेमस में भी कहाँ हो रहा है, पोस्टीरियर हाइपोथैलेमस, उसके लेटरल रीजन्स में। अब बात करते हैं रेम स्लीप रिलेटेड डिसऑर्डर्स। तो सेवरल स्लीप डिसऑर्डर्स स्पेसिफिक होते हैं रेम स्लीप के, इनको हम रेम स्लीप रिलेटेड डिसऑर्डर्स बोलते हैं। इवन नार्कोलेप्सी जो होता है
उसको भी हम हाइपरसोमनिक तो कहते हैं, लेकिन इसको हम रेम स्लीप डिसऑर्डर भी कह सकते हैं, क्योंकि आपने इसके पहले पढ़ा होगा कि उसके जो भी कैरेक्टरिस्टिक या फंक्शंस हैं वो सारे रेम के उल्टे जा रहे हैं, है ना, सारा रेम का उल्टा जा रहा है, तो रेम स्लीप रिलेटेड डिसऑर्डर भी है। ओकेजनली पेशेंट्स जिनको लिटिल या कोई रेम स्लीप नहीं आती है वो डिस्कवर हुए, ऑल्दो ये डिसऑर्डर रेयर होता है, बट इन्होंने बोला कि जिसको अगर ब्रेन इंजरी है ना, तो अगर आपके कॉर्डल रेटिकुलर फॉर्मेशन में कुछ डैमेज हो गया है तब भी आपको रेम स्लीप नहीं मिल पाती है, ठीक है। कुछ पेशेंट्स एक्सपीरियंस करते हैं रेम स्लीप को विदाउट कोर मसल एटोनिया, मतलब कि बिना किसी मसल एटोनिया के भी उनको रेम स्लीप होता है। रेम स्लीप का कैरेक्टरिस्टिक क्या है, लॉस ऑफ मसल टोन, लेकिन बिना मसल एटोनिया के भी वो एक्सपीरियंस कर लेते हैं, ठीक है। तो फंक्शन ऑफ रेम स्लीप एटोनिया क्या होता है, टू प्रिवेंट द एक्टिंग आउट ऑफ द ड्रीम्स। और ये जो रेम स्लीप बिना एटोनिया के होता है, ये क्यों होता है, इसका कारण क्या है, क्योंकि जो न्यूक्लियस मैग्नोसेलुलरिस है ये क्या हो जाता है, डैमेज हो जाता है। और तो इससे आप पता लगा सकते हैं कि न्यूक्लियस मैग्नोसेलुलरिस क्या है, ये कॉर्डल रेटिकुलर फॉर्मेशन का एक स्ट्रक्चर है जो कि मसल रिलैक्सेशन को कंट्रोल कर लेता है, राइट। रेम स्लीप किससे एसोसिएटेड है, विद द इंक्रीज एक्टिविटी इन नंबर ऑफ ब्रेन एरियाज, यानी पॉन्स एंड लिम्बिक सिस्टम। तो जब ये एक्टिवेट होते हैं तो रेम स्लीप इससे एसोसिएटेड है। एक्टिविटी प्री फ्रंटल में क्या होती है, डिक्रीज हो जाती है, प्री फ्रंटल कॉग्निशन से ज़्यादातर रिलेटेड है ना। प्री फ्रंटल, मोटर कॉर्टेक्स, प्राइमरी विजुअल, इन सब में डिक्रीज हो जाती है। पीजीओ वेव्स से शुरू होती है। पीजीओ वेव्स क्या है, ये ब्रेन एक्टिविटी की वेव्स होती है विच आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम पॉन्स टू लेटरल जेनिकुलेट टू ऑसिपिटल लोब, ठीक है। और ये वाली चीज़ हम पहले पढ़ चुके हैं। अब सुप्रा कैरिस्मेटिक न्यूक्लियाई क्या है मीडियल हाइपोथैलेमस की, ये बहुत सारे सर्काडियन साइकिल्स को डिस्टर्ब करता है। तो सुप्रा कैरिस्मेटिक न्यूक्लियाई ऑफ द मीडियल हाइपोथैलेमस ये सर्काडियन साइकिल को क्या करता है, डिस्टर्ब करता है। डिसिंक्रोनाइज्ड ईईजी इज लो एम्पलीट्यूड हाई, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पार्ट जो है रह गया था, तो ये मैंने इसमें ऐड किया है, सो इसको बिल्कुल नोट कर लेना कहीं। तो अब फाइनली मैंने ये एक छोटा सा आई हैव प्रिपेयर्ड दिस डायग्राम, इससे आप याद रखने के लिए मैंने ये थोड़ा सा कंसेप्ट मैप टाइप बना लिया था एंडिंग में, ताकि थोड़ा सा एक रिवीजन भी हो जाएगा और इससे आपको याद भी रहेगा कि स्लीप डिसऑर्डर में एक होता है इंसोमेनिया, हाइपरसोमनिया एंड रेम स्लीप। इंसोमेनिया में आपका रिलेटेड टू लेग्स से रिलेटेड था कि पीरियोडिक लिम्ब और रेस्टलेस लेग सिंड्रोम, है ना। और इंसोमेनिया में एक कॉज क्या है, मेडिकल कॉज स्लीप एपनिया होता है। स्लीप एपनिया दो तरीके का होता है, ऑब्स्ट्रक्टिव जिसमें आपके जो रेस्पिरेटरी पैसेज थोड़े ब्लॉक हो जाते हैं, है ना, तो अब वो स्नोरिंग होती है इसमें, और एक होता है सेंट्रल स्लीप दैट इज रिलेटेड टू नर्वस सिस्टम वाला पार्ट, और ठीक है। और इसमें पीरियोडिक लिम्ब एंड रेस्टलेस लेग, और इसमें दोनों में क्या एक डिफरेंस था कि पीरियोडिक लिम्ब में आप अनअवेयर होते हो कि क्या प्रॉब्लम है, इसमें आप अवेयर होते हो। हाइपरसोमनिया में एक नार्कोलेप्सी आपने पढ़ा, नार्कोलेप्सी के 4 मेन सिम्टम, जिसमें ग्रेजुअल सडन अटैक, ओकेजनल कैटाप्लेक्सी, स्लीप पैरालिसिस एंड hypnagogic hallucinations, and finally REM sleep related disorder. So ये सारा कुछ आपने इसमें पढ़ा है, तो इसको जब याद रखना होगा कि नार्कोलेप्सी में क्या 4 होता है, स्लीप एपनिया किस 2 टाइप का, तो ये यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस, इसको बना लेना, इसको लिख लेना, याद कर लेना। सो आई अश्योर यू कि इसमें जितनी इंफॉर्मेशन है ऑल ऑफ दीज आर कंप्लीट एंड दीज हैव बीन आस्क्ड इन वेरियस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर्स, ठीक है। तो ये पूरा आपका 3 यूनिट में मैंने पूरा स्लीप कवर कर लिया है, स्टेजेस, सर्काडियन रिदम एंड आपका स्लीप डिसऑर्डर्स। ओके, नाउ आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट कि थोड़े बहुत क्वेश्चंस जो हैं स्लीप के प्रीवियस ईयर के वो मैं लेकर आऊँ, ठीक है, दैट विल एक्चुअली हेल्प यू। लेकिन उसको सॉल्व करने से पहले डू विजिट माई प्लेलिस्ट, उसमें वीडियो देख लेना एंड इट विल बी ग्रेट हेल्प टू यू। आपको पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, आप इसी 3 वीडियोस से पढ़ के यू कैन नोट डाउन द मैटर एंड यू कैन स्टडी। ओके, सो थैंक यू एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस।